जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। विश्व पृथ्वी दिवस की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना। साथियों, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये जो टॉपिक है ये आप चाहे राज्य स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक जो है वो नियमित रूप से पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पूरी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को एक संरचना के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपन। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था। पूरी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को आप एक संरचना के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो संरचना है वो आपको याद होनी चाहिए। इस संरचना के आधार पर आप पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को बिल्कुल सरल ढंग से और इधर उधर अन्यत्र न ज्यादा भ्रमित होते हुए स्मृति में रख सकते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जो है वो सबसे ऊपर अपना पदाधिकारी होता है राष्ट्रपति। ये आप सभी जानते हैं। वैसे सर्वोच्च स्थान जो है वो भारतीय संविधान का है। भारतीय संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन यदि पदाधिकारी की बात आए तो सर्वोच्च राजनीतिक जो पदाधिकारी है हमारे पद सोपानी क्रम में, तो वो है राष्ट्रपति। अब देखिए, जो राष्ट्रपति जो है इसके पद का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में हो गया। इसके अलावा अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा, या फिर जो राष्ट्रपति पद पर कार्यरत व्यक्ति है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या मंत्रिपरिषद की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अलावा देखिए साथियों, यहां अपना जो है वो विस्तार से हर टॉपिक समझने का उद्देश्य नहीं है। यहां मैं आपको एक सरल भाषा में संरचना बता रहा हूं। उस संरचना के आधार पर आप पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति आ गया। इसके बाद में देखिए, इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को जो है हमने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा है। अगर मैं ये कह दूं, यहां मैं भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की जगह अगर मैं लिख दूं संघ शब्द, तो ये गलत नहीं होगा। संघीय व्यवस्था है ये, और ये इस संघीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो है वो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या संघ व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ये भाग और अनुच्छेद भी आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब देखिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में मैंने बांट दिया। सबसे पहला जो भाग है उसका नाम है संसद। संसद है। इसी संसद का दूसरा नाम होता है विधायिका। प्रश्न में कोई सा भी शब्द आ सकता है, संसद दे दे या फिर विधायिका भी आ सकता है, या इसका एक नाम और भी होता है साथियों, व्यवस्थापिका। तो मैंने आपको संसद के दोनों नाम बता दिए हैं, विधायिका और व्यवस्थापिका। अब देखिए, अगली जो बात आती है वो आती है कि ये जो पहला जो अंग है इसको कहा जाता है संसद, विधायिका और व्यवस्थापिका। इसका कार्य क्या है वो और अपन बात करेंगे आगे। दूसरा देखिए, जो भाग है प्रशासनिक व्यवस्था का वो है कार्यपालिका। दूसरा भाग क्या हो गया? कार्यपालिका हो गया। और तीसरा जो भाग है साथियों वो है
न्यायपालिका। ठीक है, तो ये है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के तीन भाग, संसद, व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। संसद जो है इसको जो अपन बोलते हैं पार्लियामेंट, या विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को बोलते हैं जुडिशियरी। तो ये तीन भाग हो गए। अब देखिए इन तीन भागों को जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को आप देख लीजिए। संसद या विधायिका या व्यवस्थापिका का जो कार्य है ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, देश में कानून बनाना। देश में कानून बनाना इसका कार्य होता है। अभी अपन समझेंगे सारी बात आगे। कार्यपालिका का कार्य क्या है, संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करना। तो कानून का क्रियान्वयन, कानून का जो क्रियान्वयन किया जाएगा वो कौन करेगा, कार्यपालिका करेगा। और तीसरा जो है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या साथियों, जो कार्यपालिका के द्वारा कानून लागू किया जा रहा है उस कानून का संरक्षण करना। कानून का संरक्षण करना जो कार्य है वो है न्यायपालिका का। तो यदि कानूनी क्रियाओं को कोई व्यक्ति तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, तो अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा यहां पर न्यायपालिका। अब देखिए इसके बाद में अनुच्छेदों की अगर अपन बात करें तो भारतीय संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। देख लीजिए आप, भारतीय संसद या विधायिका या व्यवस्थापिका का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अब देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बारे में अपन थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे जो है वो संसद, व्यवस्थापिका और विधायिका के बारे में। दोबारा से मैं आपके सामने तीनों भाग लिख रहा हूं। सबसे पहला जो है संसद, विधायिका और व्यवस्थापिका था, दूसरा कार्यपालिका था और तीसरा है न्यायपालिका। अब देखिए अपन ने बात कर ली थी कि सबसे पहला अंग जो है वो संसद होता है, पार्लियामेंट, इसका कार्य है देश में कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको लागू कार्यपालिका करता है। और तीसरा जो भाग है न्यायपालिका, इसका कार्य है कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों का संरक्षण करना। मतलब व्यक्ति के हितों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका है। ठीक है, अब देखिए संसद जो है, इस संसद को हम बनाएंगे तीन भाग इसके। तो संसद के जो अंग होते हैं साथियों वो होते हैं तीन। ये परीक्षाओं में आता है आपके प्रश्न, संसद के अंग कितने होते हैं, तो अंग तीन होते हैं। सबसे पहला अंग होता है राष्ट्रपति, ये आप ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह। दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। ये तीन अंग हो गए। अब कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संसद के प्रत्यक्ष अंगों की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्यक्ष अंग जो होते हैं वो ये दो ही होते हैं, यही होते हैं प्रत्यक्ष अंग। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अप्रत्यक्ष अंग होता है। इसकी भी बहुत विस्तृत थ्योरी है साथियों। यहां मैं केवल आपको एक संरचना के रूप में सारी चीज समझाने आया हूं। अगर हम छोटी छोटी इन बातों को लेकर चले तो बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। और सब ये जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पूरी संघीय व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, पंचायती राज है, शहरी व्यवस्था है, ये सारी जो है मैं अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड के माध्यम से आपके सामने दोबारा प्रस्तुत करूंगा।
इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको एक ऐसी टेक्निक बताना चाहता हूं कि आप भारतीय राज्य व्यवस्था को क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार पढ़ें। क्योंकि हम कभी जो है लोकसभा के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, कभी राष्ट्रपति के बारे में, कभी उपराष्ट्रपति के बारे में, कभी हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, न्यायपालिका के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो ऐसा नहीं है साथियों, आप क्रम से चलिए। सबसे पहला जो भाग है वो है संसद। तो संसद जो है उसको अपन ने 3 अंगों में बांटा है, और 3 अंगों में जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष अंग होता है, और राज्यसभा और लोकसभा जो है वो प्रत्यक्ष अंग होता है। तो अप्रत्यक्ष इसलिए होता है कि जो संसद होती है उस संसद का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता है, लेकिन इन दोनों सदनों में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको संपन्न करने के लिए राष्ट्रपति की उपस्थिति जरूरी होती है। तो जैसे कोई भी सदन है उसकी प्रथम बैठक जो है वो बुलाई जाती है, या जो अभिभाषण होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति वहां उपस्थित होगा। लेकिन ऐसे संसद के सदनों के सदस्य के रूप में वो नहीं आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति संसद का अप्रत्यक्ष अंग क्यों है, क्योंकि इन दोनों सदनों के अधिकांश जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति इन सदनों में उपस्थित होकर करता है, वो इन दोनों सदनों के सदस्यों में एक सदस्य के रूप में नहीं है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष अंग, और प्रत्यक्ष अंग होता है राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए राष्ट्रपति की अपन ने बात की थी, तो राष्ट्रपति के बारे में एक बात और यहाँ पे जान लीजिए कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको संपूर्ण अनुच्छेद बताऊंगा, ये उपयुक्त मंच यहाँ नहीं है। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति जो है वो अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों या मंत्री परिषद की सहायता से करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा, वो होता है अनुच्छेद 54 के तहत। अब देखिए राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में यहां पर मैं केवल राज्यसभा के बारे में आपके सामने लिख रहा हूं। तो देखिए राज्यसभा, यह होता है संसद का द्वितीय सदन। राज्यसभा जो है वो संसद का कौन सा सदन होता है, तो यह होता है द्वितीय सदन। इसको बोला जाता है राज्यों का निर्वाचित सदन। राज्यों का निर्वाचित सदन भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए राज्यसभा का जो गठन किया गया है साथियों, वो किया गया है अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। देखिए अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया था, और इसी के तहत जो राज्यसभा है जिसको अपन संसद का द्वितीय सदन कहते हैं, राज्यों का निर्वाचित सदन कहते हैं, एक नाम और भी है उच्च सदन, यह भी इसी को कहा जाता है। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, और राज्यसभा जो है इसमें सदस्य संख्या जो निर्धारित है वो है 250। 250 में से 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान व्यक्ति जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है अपने फील्ड में, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य करता है मनोनीत। तो ये मनोनीत होते हैं नॉमिनेटेड, और ये 238 जो होते हैं ये होते हैं इलेक्टेड, ये चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये है अपना राज्यसभा एकदम संक्षिप्त रूप में। और आप जानते होंगे ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का जो प्रमुख सदस्य होता है, हेड जो होता है, उसको बोला जाता है सभापति या चेयरमैन। तो सबसे पहले आप संसद पढ़ेंगे, संसद में आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे,
और राष्ट्रपति के बाद में आप पढ़ेंगे राज्यसभा, और राज्यसभा का जो प्रमुख होता है उसको सभापति कहा जाता है, और ये सभापति जो है ये होता है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन होता है ये सभापति, मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही अल्टीमेटली व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? वो होता है राज्यसभा या उच्च सदन या संसद का द्वितीय सदन या राज्यों के निर्वाचित सदन का सभापति, चेयरमैन। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं, इसके अलावा जो अगला है वो है लोकसभा। यहां मैं आपको केवल संरचना बता रहा हूं साथियों, यहां पर आपको ज्यादा कोई विस्तार से बताने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, संरचना आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अब जैसे अपन बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। 79 के तहत संसद का गठन, 80 के तहत राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत। अब देखिए राज्यसभा को कहा जाता था उच्च सदन, इसको कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा को कहा जाता था राज्यों का निर्वाचित सदन, इसको कहा जाता है जनता का प्रतिनिधि सदन। और इसको कहा जाता है प्रथम सदन। जनता का सदन है ये, तो इसको नाम दिया गया है प्रथम सदन। अब कई बार विद्यार्थी क्या होते हैं, जैसे संसद के बाद में दूसरा जो अंग आता है वो राज्यसभा जाता है, तो प्रथम सदन के रूप में जो कर देते हैं उत्तर की प्रथम सदन संसद का कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा नहीं होता, राज्यसभा द्वितीय सदन होता है, प्रथम सदन होता है लोकसभा। अब देखिए लोकसभा जो है, जैसे राज्यसभा के प्रमुख जो होते हैं उनको बोला जाता है सभापति, वैसे ही लोकसभा का जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है स्पीकर, या फिर आ जाता है लोकसभा अध्यक्ष। यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है, या तो उसको स्पीकर कहा जाएगा, अंग्रेजी नाम इसका स्पीकर है, या फिर इसको कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में जैसे अपन राज्यसभा की बात की थी, तो सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, यह है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिड़ला। ये अपने राजस्थान के हैं, कोटाबंदी निर्वाचन क्षेत्र से हैं ये ओम बिड़ला, जो वर्तमान में है लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए लोकसभा में जो सदस्यों की जो संख्या होती है ये होती है 552। 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। 552 में से 530 जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं राज्यों से निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा 20 जो सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, और बाकी जो बच गए 2 सदस्य इनको बोला जाता है साथियों एंग्लो इंडियन सदस्य, एंग्लो भारतीय सदस्य। ये होते हैं 2। ये जो मनोनीत करता है ये करता है राष्ट्रपति। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि संसद में मनोनीत होने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन में दे देता है यहाँ पर 2, 12, 250, 552। तो संसद में मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शनों में उत्तर आएगा सही 14। 14 कैसे आएगा? 12 तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 2 लोकसभा में करता है। आपको पर्टिकुलर ये नहीं पूछा गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है या राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है। आपको सीधा प्रश्न दे रहा है संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो संसद में तो ये दोनों ही अंग हैं, राज्यसभा भी पूछ रहा है आपसे और लोकसभा भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? उत्तर 14 आ जाएगा। और अगर लोकसभा का पूछे तो 2, राज्यसभा का पूछे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये बातें जो है ये आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए जो पहला जो भाग है हमने पढ़ा संसद व्यवस्थापिका और विधायिका। इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है व्यवस्थित। मतलब राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वो आपको निश्चित रूप से पढ़ने हैं। जैसे 52वां है, 53वां है, 54वां है, एक 61वां अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति यदि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के तहत, प्रोसेस
ऑफ इम्पीचमेंट के तहत उसको हटाया जा सकता है। इसी तरह से इसके अंतर्गत देखो साथियों, राज्यसभा के बारे में भी अपन को पढ़ना है। राज्यसभा के बारे में बहुत सी बातें बनती हैं, मैं आपको निश्चित रूप से वो सारी बातें आगामी वीडियो के द्वारा बताऊंगा। अभी तो जो है अपना जो मेन जो चल रहा है वो हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। आपने देखा भी होगा जो मैंने कल अपलोड किया था, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें अपन ने बात की थी राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। अब अगला जो उसमें वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे आर्य समाज और दयानंद सरस्वती की। उसके बाद में जो है अपन बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की। इसके बाद में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी है, अलीगढ़ आंदोलन है, और भी भारत में जो अन्य संस्थाएं हैं वो किन व्यक्तियों के द्वारा स्थापित की गई, किस स्थान पर की गई और कौन से वर्ष की गई। तो सारी की सारी वीडियोस में अपलोड करूंगा साथियों। आप नियमित रूप से चैनल के साथ जुड़े, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये अपन ने बात कर ली है पहले भाग की। अब देखिए साथियों, इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है, आपको पता है इसका कार्य क्या है? कार्य यही है कि जो संसद या विधायिका या व्यवस्थापिका जो कानून बनाता है उसको लागू कौन करता है? कार्यपालिका करता है। और इसमें सबसे ऊपर होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे होता है मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के नीचे होता है मंत्री परिषद। अच्छी तरह देख लीजिएगा, कार्यपालिका की शक्तियों की जहां तक बात आती है साथियों, तो हमारे देश में क्या व्यवस्था है? देखिए, कार्यपालिका का सैद्धांतिक जो प्रमुख है वो तो हमने बना रखा है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। आपको देखकर ये लगेगा, हमारे देश का संविधान आप पढ़ोगे, राज्य व्यवस्था आप पढ़ोगे, तो आपको देखकर ये लगेगा कि संपूर्ण शक्तियां जो हैं, यहां तो अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति के पास है, वैसे ही भारत में भी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सैद्धांतिक थ्योरेटिकल जो पावर्स है वो सारे राष्ट्रपति के पास है, लेकिन कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास हैं। मतलब सारे कार्यों को संपन्न करने की शक्ति राष्ट्रपति रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रखता है, रखता है वो, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री उसको नहीं कहेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा जब तक उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कानून व्यवस्था की बात मैं बताता हूं, यहां पे संक्षिप्त रूप में ले रहे हैं अपन बात को। जैसे मान लीजिए कानून प्रक्रिया है, कोई विधेयक है, मान लीजिए कोई भी सदन पहले लाया, तो आप मान लो जैसे लोकसभा में लाया गया वो विधेयक, लोकसभा के सदस्यों ने 2/3 बहुमत से वो विधेयक पारित कर दिया। इसके बाद में ये विधेयक जो है ये चला गया राज्यसभा में। तो राज्यसभा जो है नाम का तो उच्च सदन है ये, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां हैं वो लोकसभा के सदस्यों के पास ही होती हैं। राज्यसभा क्या है? इस लोकसभा के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर क्या करेगा? विचार करेगा, और इसको समय अवधि दी गई है 14 दिन। 14 दिन के भीतर भीतर जो है ये इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देगा, और अगर समय अवधि बीत जाएगी तो ऑटोमेटिक जो ये विधेयक है वो संसद के अप्रत्यक्ष अंग राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा, और ये विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, कानूनी दस्तावेज ये बन जाएगा। तो ठीक है, तो कानून निर्माण में तीनों की भूमिका है, लोकसभा की भी है, राज्यसभा की भी है, राष्ट्रपति की भी है। इसलिए जो है संसद के 3 अंग होते हैं साथियों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए प्रधानमंत्री की अपन ने बात की, तो इस अध्याय में जो है आपको प्रधानमंत्रियों के बारे में सारी बातें याद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से संबंधित सभी प्रमुख अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा देश में कौन कौन से व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बने हैं उनका क्रम याद होना चाहिए एकदम, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में देखो ज्यादा डीपली प्रश्न नहीं आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं जिन पर हम गौर नहीं करते। हमें प्रधानमंत्रियों के नाम सबके याद होते हैं, कौन सा प्रधानमंत्री किसके बाद बना,
वहां ऑप्शन में जो है वो 4 प्रधानमंत्री दे देता है, नीचे दे देगा 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 4 1 2, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। अब आपको पूछ लेगा कि क्रम से जचाओ इनको, तो सबसे पहले कौन सा था फिर कौन बना, तो आप समझ लीजिए यही बात जो है राष्ट्रपतियों के नाम में भी लागू होती है। यही बात आज तक जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं शुरुआत से लेकर अब तक, उन लोकसभा अध्यक्षों के बारे में भी आपको सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा बना है। इसी तरह से राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपतियों का क्रम भी आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। और आम चुनावों में जो दल सत्ता में आता है उस दल के द्वारा सर्वसम्मति से जिस व्यक्ति को चुना जाता है वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है प्रधानमंत्री पद के नियुक्ति के लिए। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है इसके नियंत्रण में जो है वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, हिंदी में लिख देता हूं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री, जिनको बोला जाता है या संसदीय सचिव। आप उप मंत्री ध्यान में रखिए। तो 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब आपको पता है देश में आम चुनाव हुए जो प्रत्येक 5 साल के बाद में होते हैं। उन आम चुनाव में जो पार्टी सत्ता में आ गई उस पार्टी के सदस्यों ने आपसी सहमति के आधार पर एक व्यक्ति को अपना लीडर बना लिया। हालांकि आजकल तो जो है हर पार्टी पहले से डिक्लेयर कर देती है कि कौन व्यक्ति जो है हमारे सत्ता में आने के बाद में हमें लीड करेगा, हमारा मुखिया होगा। तो उस व्यक्ति को जो है सदस्य सर्वसम्मति से चयन करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। अब देखिए जो सारे के सारे जो सदस्य होते हैं जाहिर सी बात है उनको तो मंत्री पद नहीं दे सकता प्रधानमंत्री, ये आप भी समझदार हैं सारे। तो जो प्रधानमंत्री के सबसे विश्वसनीय होते हैं, सबसे भरोसेमंद जो होते हैं, सबसे रिलायबल जो होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्रालय सौंपा जाता है उनके द्वारा। कैबिनेट मंत्रियों में जो मेन जो यही है अपने, जैसे गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। तो ये 4-5 जो मंत्रालय है ना, ये सबसे मेन होते हैं। इनके ऊपरी जो है ज्यादातर जो प्रशासनिक व्यवस्था का जोर रहता है। इसके बाद में उससे अगला जो क्रम होता है वो राज्य मंत्री के पद दिए जाते हैं और उनके नीचे जो होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। तो ये एक श्रेणी होती है। सबसे ऊपर हो गया कैबिनेट मंत्री, फिर हो गया राज्य मंत्री और फिर हो गया उप मंत्री। अब देखिए जो कार्य जो सौंपा जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को सौंपा जाता है, ठीक है ना। ये सभी मंत्री हैं, आपको पता है सारे मंत्री नौसिखी होते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, इनको कोई नॉलेज नहीं है। तो अब बात यह है कि हमारी जो प्रशासनिक नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, वो बनाता कौन है? तो वो देखिए आप कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास सबसे पहले दायित्व आता है प्रधानमंत्री, इनको सौंपता है कार्य। ये जो है अपना कार्यभार किसको सौंप देते हैं? राज्य मंत्रियों को। और राज्य मंत्री जो है अपना कार्यभार किसको सौंप देते हैं? उप मंत्रियों को, ठीक है ना। अब उप मंत्री है, ये कौन से नॉलेजेबल आदमी है, इनको भी ज्ञान कहाँ है, इनको क्या मतलब है कि जो हमारे पास कार्य दिया गया है उसमें आंकड़े कौन जुटाएगा, इनको क्या पता वास्तविक क्या आंकड़े हैं क्या नहीं है। उप मंत्री जो ये कार्य है ना, ये दे देते हैं बुद्धिजीवी वर्ग को, जो विद्वान साथियों में से जो IAS बनते हैं, RAS बनते हैं, जिनका अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयन होता है, उन व्यक्तियों के द्वारा ये सारा का सारा जो है कार्य वास्तविक रूप से किया जाता है। ये संपूर्ण कार्यों की रिपोर्ट देते हैं उप मंत्री को, उप मंत्री देता है राज्य मंत्री को, राज्य मंत्री देता है कैबिनेट मंत्री को, और कैबिनेट मंत्री ये फाइल प्रस्तुत करता है प्रधानमंत्री को। तो आप सब समझ गए होंगे सारी की सारी प्रक्रिया। तो देश की शासन व्यवस्था का जो है, कानून व्यवस्था को लागू करने की जहां तक बात आती है, तो वो काम किसका है? कार्यपालिका का है।
अब देखिए इसके नीचे जो है अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, अपन ने बात कर ली है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, ये अपन बात कर चुके हैं। अब देखिए इसके नीचे अपन ने बात की मंत्रिमंडल, और इसके नीचे होता है मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री आपको पता है भाई, जिस तथ्य को अपन पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित कोई अनुच्छेद है, मतलब वो एक संवैधानिक पद है। तो प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है क्योंकि अनुच्छेद 75 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। और मंत्रिमंडल की बात करते हैं अपन, तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। आपको ध्यान में रखना है, मैंने अभी आपको बताया था कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं जो प्रधानमंत्री के विश्वसनीय होते हैं। ये जो मंत्रिमंडल है ये गैर संवैधानिक है। ये मंत्रिमंडल, ये प्रश्न कई बार आता है, निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, इस तरह से। तो मंत्रिमंडल गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, उसमें जो है एक बार इस शब्द का जरूर प्रयोग हुआ है मंत्रिमंडल का, लेकिन वैसे मंत्रिमंडल जो है वो कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। अब इनके नीचे होते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में क्या है, तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं साथियों। इनमें जो अंतर है वो परीक्षाओं में आई बार पूछा जाता है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर क्या होता है? तो केवल अंतर यही है कि मंत्रिमंडल में केवल सबसे ऊंचे कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्री परिषद में जो है वो तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आता है और उप मंत्री भी। अब जैसे बात आ गई कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे, तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे तो केवल कैबिनेट जो मंत्री हैं वही आएंगे, सारे के सारे मंत्री तो आने से रहे। वो कब आएंगे? जब वो मंत्री परिषद की बैठक बुलाए। और मंत्री परिषद का जो गठन है वो किया जाता है अनुच्छेद 74 के तहत। ये एकदम संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता रहा हूं। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आपको पूरी संरचना का ज्ञान कराना, कि आपको किस क्रम से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आपको पूरा जो पढ़ना है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसे पढ़नी है। तो ये अपन ने दूसरे अंग की बात कर ली। अब देखिए साथियों, इसके बाद में तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में अपन देखते हैं। न्यायपालिका का कार्य आप जानते हैं, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून को संरक्षित करना। ठीक है, व्यक्ति के हितों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि परीक्षाओं में देखिए कई बार आ जाता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, या आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, या फिर आ जाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो प्रश्न एक ही है, सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे ऊपर होता है, इसको कहा जाता है देश में एक, मतलब पूरे देश में एक ही होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो वर्तमान में हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 124 के तहत। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद शरद बोबडे। अरविंद शरद बोबडे जो है ये वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय में एक तो होता है साथियों मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा 30 होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। 30 तो हो गए अन्य न्यायाधीश और एक हो गया मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाए तब तो आप बताएंगे 30, और सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं तो आप कितना बताएंगे? 31। अब देखिए
इसके संदर्भ में थोड़ी सी अपन बात करेंगे। यहाँ पर ज्यादा विस्तार से अपन बात नहीं कर रहे हैं किसी भी टॉपिक की, आपको केवल एक संरचना के माध्यम से बता रहा हूं मैं सारी बात। मौलिक अधिकारों में आता है साथियों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो अधिकार देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 को, इस अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के लेख जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेक्षण लेख है, ठीक है ना। इसी तरह से जो पांचों जो लेख जो जारी करता है वो, ये पांचों लेख आपको याद होने चाहिए साथियों। और कौन सी परिस्थिति में कौन सा लेख जारी करता है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसे बंदी बना लिया गया है, तो बंदी बना लिया गया है तो उसको कितनी अवधि के भीतर निकटस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, तो वो कौन से लेख के तहत किया जाएगा, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के तहत किया जाएगा। ये पांचों जो लेख हैं वो आपके अच्छी तरह याद होने चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है वो किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, परमादेश का किस संदर्भ में किया जाता है, उत्प्रेक्षण लेख का किस संदर्भ में किया जाता है, अधिकार परीक्षा का किस संदर्भ में किया जाता है, और प्रतिषेध लेख का जो है वो किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वर्तमान में कौन है और इनका जो क्रम है वो आपको देखिए साथियों, क्रम विशेष रूप से याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार आप नाम जरूर देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको 4 न्यायाधीशों का नाम दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो है न्यायाधीशों का व्यवस्थित क्रम जो है वो कौन सा है। तो अपन को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, या फिर पूछ लेगा सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश बना है, तो इस संदर्भ में आपको जानकारियां होनी चाहिए। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो नीचे होता है वो होता है उच्च न्यायालय। और एक बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। किसकी सिफारिश पर, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। अब नीचे है उच्च न्यायालय, इनको बोलते हैं अपन हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालयों का जो गठन है वो किया जाता है अनुच्छेद 216 के तहत। अनुच्छेद 216 के तहत जो है वो राज्यों में उच्च न्यायालयों का गठन किया जाता है। और जहां तक बात है उच्च न्यायालय की, तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में उच्च न्यायालय हो, 2 से अधिक राज्यों के लिए भी क्या हो सकता है, एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालयों के बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें आप विशेष रूप से अपने राजस्थान के बारे में पढ़िए, जाहिर सी बात है। इसके बाद में नीचे जो आता है वो आता है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। अधीनस्थ या जिला न्यायालय, इनका जो गठन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 233 के तहत। अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ या जिला न्यायालयों का गठन किया गया है और ये उच्च न्यायालय के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जिला न्यायालय के या अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों। ये करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य, जिस राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है, उस जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा वो संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा, उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर। क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की सेम पोजीशन है, वही शक्तियां जो पूरे केंद्रीय स्तर पर, संघ स्तर पर राष्ट्रपति प्रयोग में ले रहा है, वही शक्तियां जो है वो भाग 6 के तहत जो है राज्य का राज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र में प्रयोग में ले रहा है। तो यह है पूरा का पूरा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना का ढांचा। तो सबसे पहले जो है आप व्यवस्थापिका, संसद या विधायिका के बारे में पढ़िए। उसके अंदर भी संसद के 3 अंग जो हैं उसमें राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से पढ़ें
उसके बाद में जो उच्च सदन है राज्यसभा के बारे में संपूर्ण पढ़ें, फिर निम्न सदन जनता का प्रतिनिधि सदन लोकसभा के बारे में पढ़ें, लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्षों के बारे में पढ़ें, राज्यसभा में उपराष्ट्रपतियों सभापतियों के बारे में पढ़ें। और इसके पश्चात दूसरा जो भाग है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में आप जो है 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के अलावा जो है आप मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, और मंत्रिमंडल के बारे में तो उतना कुछ विशेष है नहीं। इन दोनों टर्म्स में अंतर आपको पता होना चाहिए, मंत्रिमंडल क्या है और मंत्री परिषद क्या है। इसके अलावा जो है न्यायपालिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या है, पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो है उच्च न्यायालय के बारे में आप संक्षिप्त रूप से सामान्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नीचे वाला जो है जिला न्यायालय, इसके बारे में इतना कुछ विशेष ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल आपको एक तकनीक बताई है कि आप किस तरह से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को एक सुनियोजित ढंग से व्यूह रचना के तहत पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें और मेरे चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ कि आप इस वीडियो के माध्यम से एक नई दिशा प्राप्त करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।